हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो इकोनॉमी का जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एनी सिविल सर्विसेज, कोई भी स्टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता, जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और आप भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो, नीचे कमेंट करके बता दीजिए। और लेक्चर के लास्ट में ये जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा और इसमें आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं लेक्चर। अध्याय फर्स्ट, पहला चैप्टर है, देख लीजिए। और इसके अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। अब हम शुरू क्या करते हैं, अर्थशास्त्र। सबसे पहले फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स द डिसिप्लिन। इकोनॉमी है क्या चीज़? तो फ्रेंड्स, इकोनॉमी हम किस चीज़ को बोलते हैं? बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि इकोनॉमी किस चीज़ को बोलते हैं, किस चीज़ को नहीं बोलते। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के अंदर जो जो हमारे पास संसाधन है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से हम कुछ ना कुछ अच्छा बनाकर, कुछ ना कुछ हम प्रोडक्ट बनाकर, कुछ उस पर लेबर लगती है, कुछ उसमें मनी लगती है। लेबर और मनी के साथ हम कुछ, एक हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से हम उस पर लेबर और मनी लगाकर कुछ एक प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। वो प्रोडक्ट तैयार करने के जो तरीके को क्या बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। उस प्रोडक्ट के बीच तैयार करने के बाद हम लोगों में उसको जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लोगों में हम वितरित कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, फिर हम पूरा ये जो चैप्टर है ये कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको डेली लेक्चर मिला करेंगे और आप लोग इसको मिस मत किया कीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लीजिए। व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करें और चयन संसाधनों के समाज में किस तरह से प्रभावित करता है, उसका अध्ययन भी अर्थशास्त्र कहलाता है। कि आपके पास जो जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को आप कैसे यूज़ करेंगे और उनकी यूटिलाइजेशन ही आपको जो अर्थशास्त्र सिखाता है कि हम इसको यूटिलाइज कैसे करें और कैसे हम इसको ना करें। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जो अर्थशास्त्र का विषय है, ये किस लिए यूज़ और इसके और हमें इसके पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई एक कंट्री है, कोई एक देश है या कोई एक जगह है। मान लीजिए इसमें आपके पास यहाँ पे 100 लोग रहते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर 10 किलोग्राम आटा है और उसके साथ आपके पास यहाँ पर कुछ 2 किलोग्राम कोई सब्जी है। तो आपको क्या है, इस आटे को आप बांट देंगे तो आटा बढ़ जाएगा, इसमें ये सब्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इस सब्जी को बनाकर, इस आटे की रोटी बनाकर इनमें बांट दीजिए, और वो आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो 100 लोग हैं, आप इनको शायद 2-2 रोटी आएगी, क्या पता इनको एक एक रोटी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, थोड़ी थोड़ी सब्जी मिलेगी। तो आप मतलब कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप किस तरह से यूज़ करेंगे कि वो जो 100 लोग वहाँ पर आपके देश के अंदर या आपकी जो जगह है जहाँ पर आपने वो 100 लोग एज्यूम किए थे, उन 100 लोगों का एक तो पेट भर जाए, उन 100 लोगों की ज़रूरतें वो पूरी हो जाएं। वही हमें एक अर्थशास्त्र सिखाता है। इसलिए हमें जो सिविल सर्विसेज के अंदर अर्थशास्त्र पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, अभी मैं बिल्कुल बेसिक, मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ, तो डेली का लेक्चर का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ऐसे मत सोचिए कि सर ने बिल्कुल लो सा एग्जांपल लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको धीरे धीरे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता, सब हम जीरो से शुरू कर रहे हैं सबके लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी वर्किंग डेफिनेशन क्या है, कि कार्यकारी परिभाषा क्या है इस चीज़ की। तो इसमें क्या है, देख लीजिए आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अंदर ये सीधी आई हुई थी, वर्किंग डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। तो वर्किंग डेफिनेशन क्या, अर्थव्यवस्था मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। यूपीएससी के अंदर ये सीधा सीधा एग्जाम आया हुआ है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्लीज़ ये चीज़ें जरूर याद रखिए, जो मैं आपको बोलता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं और दोबारा से रिपीट होने के काफ़ी चांसेस हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे सीधा सिविल सर्विसेज में सीधा क्वेश्चन आएगा, जो आप जब मेंस लिखेंगे पीसीएस के अंदर, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में फर्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, टिप्पणी कीजिए, आप अपने विचार रखिए। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी, तो इसमें डिफरेंस क्या है। अर्थशास्त्र तो बाजार के सिद्धांत होते हैं, रोजगार होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। वो तो होते हैं हमारा अर्थशास्त्र, कि हमारे बाजार में क्या चल रहा है, हमारी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। और अगर हम मतलब कि डेफिनेट किसी एक मतलब जगह की बात करें, मान लीजिए कोई गांव है, कोई शहर है, कोई सिटी है, या हम इंडिया की बात करें, किसी कंट्री की बात करें, उस कंट्री के सिद्धांत क्या है, उस कंट्री का इस टाइम का प्रेजेंट वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर अर्थव्यवस्था उनकी जो वहाँ पर जॉब्स है या नहीं है, वहाँ पर बेरोजगारी कितनी है, इस चीज़ के बारे में पढ़ना क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। तो जब हम ओवरऑल पढ़ते हैं, जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन जब हम किसी कंट्री के बारे में या एक स्पेसिफिक जगह के बारे में पढ़ते हैं, तो हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हम अर्थव्यवस्था होता है। तो ये आप जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था का केंद्र क्या है, कि अर्थव्यवस्था पढ़ना जरूरी क्यों, और इसकी ये मतलब चारों किसके तरफ घूमती रहती है। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, हम ये क्या चाहते हैं कि हम हर टाइम क्या जो सोचते हैं, आप मान लीजिए अपने पे लगा लीजिए, आप लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका जो लेवल है वो बढ़ सके,
आप कुछ अभी मान लीजिए आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, या कईयों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, आप पढ़ रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब ले सकें, हमारा जो रहने का स्टाइल है, हमारा जो रहने का लेवल है, खाने पीने का लेवल है वो बढ़ सके, हमारी जो समाज में वैल्यू ज़्यादा हो सके, इसलिए हम अपने जीवन में क्या सुधार चाहते हैं। तो इसी तरह से अर्थशास्त्र जो पूरा है ये सुधार पे डिपेंड है कि हाँ हमने सुधार करना है। तो वो सुधार किस क्षेत्र में, तो वो सुधार है मनी के क्षेत्र में, वो सुधार है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मानव जीवन में सुधार और मानव जगत के जीवन में सुसत्र में सुधार अर्थशास्त्र का केंद्र रहा है। तो हम अपने जो जीवन का लेवल है उसको हम हमेशा सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको हम हमेशा किस हम जिस लेवल पे हैं खड़े हैं उस लेवल से हम अच्छा कर सकें। कोई देश या अर्थव्यवस्था किन विधियों के द्वारा अपनी क्षमताओं का अधिकतम जनसंख्या की खुशहाली के लिए प्रयोग करे, वो अर्थशास्त्र द्वारा या अर्थशास्त्र वो चीज़ डिसाइड करती है कि आप अपने देश के लिए, मान लीजिए इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो ये डिसाइड करेगी कि जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं, इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन चीज़ों से हम अपने इंडिया के लोगों के लिए कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और पूरे जो लोगों का भर पेट भर सकें और उनमें जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, वो आगे आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी इस लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट सबसे पहले बात जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से 2 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, यूपीएससी के अंदर आया है और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विस के अंदर भी आए हुए हैं। इस दिशा में सबसे पहला सशक्त प्रयास किसने किया था? स्कॉटलैंड के प्रख्यात दार्शनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एडम स्मिथ किस कंट्री के थे? तो वो थे स्कॉटलैंड के। याद रखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये है, स्कॉटलैंड से एडम स्मिथ। मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है और भी सीधा भी पूछा गया है। नेक्स्ट, जब उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, तो सीधा आता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी? द वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है? एडम स्मिथ। या फिर नीचे दी गई बुक्स में से एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी? द वेल्थ ऑफ नेशन। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन बुक ये कब बनाएगी? तो 1776 के अंदर, 1776 के अंदर ये एक बुक बनाई गई है। और किसी भी स्टेट सिविल सर्विस के अंदर सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, द वेल्थ ऑफ नेशन द बुक रिटन बाय, या मतलब जो बुक लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा वो कब प्रकाश हुई थी? तो 1776। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपके लिए पढ़ा ये। तो फ्रेंड्स इसको प्लीज़ याद रखिए, भूलना नहीं, और आप जो मैं चीज़ें बताता हूँ उनको थोड़ा नोट डाउन जरूर कर लिया कीजिए, इससे आपको याद रहेंगी। और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इस चैप्टर की कंप्लीट एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ पर, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट होगा, और चैप्टर में भी मेरे हिसाब से 10 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, वो आपको अच्छे से करवा दूंगा। और जो, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, पीडीएफ में आप वो चीज़ें नहीं समझ सकते जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए लेक्चर कभी मिस मत किया कीजिए। लेक्चर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, और ये कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का, इससे बड़ा आपका लेक्चर कभी नहीं दूंगा मैं आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या होता है कि वो बर्डन सी लगने लग जाती है कि यार इतना लंबा लेक्चर है, ये नहीं सुना जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य चुनौतियां, कि अर्थव्यवस्था जो हमारी होती है उसके मेन चैलेंजेस क्या है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं कि फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको पता है शायद इस टाइम पे 130 करोड़ भारतीय जनता है, जो इंडिया में पीपल है वो 130 करोड़ है। तो 130 करोड़ लोगों का पेट पालना, उनको जॉब देनी, तो आपको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल हिली डुली है। क्यों? क्योंकि जॉब्स हमारे पास है नहीं, चोरी लूट डकैती बहुत बुरा हाल है, क्राइम रेट हमारा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी के पास जॉब नहीं है तो वो क्राइम करते हैं। तो अभी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इसको हम जो एग्जाम में, ये तो थी रियलिटी की बात की, हमारी रियलिटी कैसी है हमारी अर्थव्यवस्था की। अभी हम जो इकोनॉमी के जस्ट चैलेंज इकोनॉमी के सामने आते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां, वो आप समझ लीजिए। अब अपनी जनसंख्या को आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना, ये किसका काम है? ये हमारी अर्थव्यवस्था का काम है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो गरीब परिवार या फिर जो मिडिल फैमिलीज, जो इसके अंदर क्या है कि उनको खाना, रहने के लिए जगह और उनको पहनने के लिए कपड़े, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था काम है कि इनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराए। फिर हमारी होती है अपर क्लास, जो कि अमीर लोग होते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको रेफ्रिजरेटर, टीवी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो उनको ये सब चीज़ें चाहिए। और फ्रेंड्स उसके बाद क्या है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई मिडिल फैमिली से है, अब वो पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, कल को वो जॉब लग जाएगा, वो मिडिल फैमिली जल्दी ही अपर फैमिली में कन्वर्ट हो जाएगी। जब एक फैमिली में 2 या 3 बंदे गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं तो मिडिल फैमिली जो अमीर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके बाद उनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। पहले उनके पास कार होती है 2 लाख रुपए की, फिर उसके पास जो गाड़ी होती है वो 10 लाख की गाड़ी हो जाती है। पहले रेफ्रिजरेटर, छोटा रेफ्रिजरेटर 8 या 10 हज़ार का रेफ्रिजरेटर था, बाद में रेफ्रिजरेटर बड़ा हो जाता है, वो 15,000 का, 20,000 का रेफ्रिजरेटर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हर एक चीज़ का वो लेवल वो बढ़ जाता है। तो ये लेवल बढ़ गया, तो इस लेवल को पूरा करने की किसकी जिम्मेवारी है? तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की जिम्मेवारी है। ये अर्थव्यवस्था के सामने ये चीज़ें आती हैं।
और अर्थव्यवस्था ये चीज़ें कैसे पूरी हो सकती हैं, या तो ये कंट्री के अंदर विद इन द कंट्री प्रोड्यूस की जाए चीज़ें, वहाँ पर इनको बनाया जाए, या फिर कहीं बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाए। उसके बाद फ्रेंड्स एक और मतलब कि इसके ऊपर की जनसंख्या जो क्या चीज़ें डिमांड करती हैं, जिनको कि अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा और पेयजल, ये तो सभी को चाहिए, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। और उसके बाद जो ज़्यादा उच्च स्तर के लोग हैं उनको बैंकिंग, बीमा, वायु परिवहन, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कराएगा, ये सारी चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था प्रोवाइड कराएगी, ये उसकी जिम्मेवारी है और ये उसके सामने चुनौतियाँ आती हैं। फ्रेंड्स उसके बाद क्या है, जैसे जैसे हम ये विकास होता जाता है वैसे वैसे ही हमारी जो है सेवाएं और जो हमारी वस्तुएं हैं उनका एक तो लेवल बढ़ता जाता है, एक उनकी क्वांटिटी और एक उनकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। मान लीजिए पहले जब कोई गरीब लोग है तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ मान लीजिए लेटर सपोज कोई गरीब लोग है वो कपड़े पहनते हैं, वो शर्ट पहनते हैं, 200 रुपये की शर्ट पहनते हैं। कोई एक आदमी है वो 200 रुपये की शर्ट पहनता है, जब उसकी सैलरी बढ़ गई है तो वो शायद 500 रुपये की शर्ट पहनना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए उसकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ गई है तो वो शायद नाइकी, रिबॉक ऐसी कोई ब्रांडेड चीज़ें पहनना शुरू कर देगा। तो ब्रांडेड पहनेगा तो वही ब्रांडेड आपको पता ही है कि कितनी कॉस्टली आती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें फिर उसको प्रोवाइड कौन कराएगा, ये हमारी इकोनॉमी प्रोवाइड कराएगी। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की जिम्मेवारी है। और सीधा मेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था की मुख्य चुनौतियां क्या है उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको मेन लाइंस बता दी हैं, आपको विस्तार से मैं आपको बुक की जो पूरी बुक की एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा बुक की पीडीएफ का भी एक जो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा कि आप उसमें से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा जो मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, अगर आपको ये पॉइंट्स याद रह गए तो इससे आप एक पूरा जो है 150 नंबर का 150 वर्ड्स का क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। मैं आपके लिए प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलता हूं फ्रेंड्स, क्योंकि प्री की तैयारी कभी अलग नहीं होती और मेंस की तैयारी कभी अलग नहीं हो सकती। तो मैं आपको बीच बीच में सारे क्वेश्चन बताता हूँ कि मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। अब इस चुनौती के दो आयाम हैं। अब अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां उसके दो आयाम हैं। पहला कि जो उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी उनके पास संसाधन हैं, उनको वो यूज़ करके इतनी सारी चीज़ें बनाए कैसे कि जो वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी जो ज़रूरतों को पूरा किया जाए। ये तो एक है। अब मान लीजिए कुछ हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, लेट अस सपोज कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अब उन रिसोर्सेज से हम कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या हमें निवेश की जरूरत पड़ेगी, हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम पैसे कहाँ से लेके आएंगे, या तो वहाँ की सरकार प्रोवाइड कराए या फिर निजी क्षेत्र प्रोवाइड कराए। निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर में या तो इंटरनेशनल या फिर नेशनल दोनों जगह हो सकता है, या फिर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया से अंबानी और कोई बाहर से कोई कंपनी आ जाए, वो दोनों मिलकर कोई काम कर लें इंडिया के लिए, या फिर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर कुछ प्रयास करें और जो निवेश करें कि हम यहाँ पर पैसा लगाते हैं और इससे कुछ हम प्रोडक्टिव चीज़ बनाकर लोगों में विस्तृत करेंगे। अभी नेक्स्ट चल मान लीजिए कि सरकार की हेल्प से कुछ हमने जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उससे कुछ हमने एक प्रोडक्ट बना लिया। अब वो प्रोडक्ट बनाया है तो प्रोडक्ट को हम आगे लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चुनौती है वितरण की। तो वितरण कैसे हो सकता है, इसकी चुनौती फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को पता है कि इसके साथ अभी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये आपको मैं करंट अफेयर में भी करवाऊंगा सारी चीज़ें। तो इस टॉपिक को भी मैं यहीं क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं पूरा एक लेक्चर दूंगा कि पीडीएस सिस्टम कौन सा है, वो सिस्टम के बारे में पूरा आपको अच्छे से कवर करूँगा, क्योंकि ये हमारी स्कीम भी चली हुई है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है वितरण तंत्र मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल्स। तो फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल्स कितने तरह के होते हैं ये आप समझ लीजिए। इतिहास में 3 तरह के मॉडल्स दिए गए हैं। एक है राज्य मॉडल। राज्य मॉडल के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, राज्य तंत्र मॉडल। इसके अंदर क्या है, जो सारी रिसोर्सेज जितने भी रिसोर्सेज कंट्री के अंदर, मान लीजिए चाइना है, चाइना के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक ही आदमी के अंडर होंगे, एक ही कोई प्राइवेट आदमी नहीं, वो वहाँ के राज्य के अंदर चाइना के सारे रिसोर्सेज चाइना के अंडर होंगे और उन पे कंट्रोल किसका रहेगा, चाइना की सरकार का। चाइना की सरकार कब चाहे उनसे जो चीज़ मर्जी बनाकर कब चाहे कुछ भी वहाँ से चेंजेस कर सकती हैं। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है पूर्व सोवियत संघ, जो कि पहले यूनाइटेड नेशन यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, तो उस पर भी यही चलता था, उस टाइम पे लागू था। लेकिन आज ये यूएसएसआर में लागू नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बाजार। बाजार ये किसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है अमेरिका और यूएसए। तो उनका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि बाजार के अंदर लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, जो लोग डिमांड कर रहे हैं बाजार में वही चीज़ें दूसरे लोग प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब डिमांड एंड सप्लाई, जितनी डिमांड बढ़ रही है उतनी ये ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अगर इनको रेट बढ़ाने हैं तो क्या करते हैं, ये सप्लाई रोक, डिमांड बढ़ गई, इन्होंने सप्लाई कम कर दी तो रेट बढ़ जाएंगे। अगर रेट घटाने हैं, मान लो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो रेट कम हो जाएंगे। तो ये जो पूरा मतलब कि मार्केट कंट्रोल है, तो ये है यूएसए, इसको बोलते हैं बाजार।
नेक्स्ट है राज्य बाजार का मिला जुला मॉडल। तो इसका क्या एग्जांपल है, भारत। जैसे कि कुछ सेक्टर हैं प्राइवेट के अंडर हैं, कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के अंदर हैं। आप लोगों को पता ही है, आप भारत में रहते हैं, भारत के लोग हैं। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, आपकी नॉलेज भी परखी जाएगी। और अगर आपको आंसर नहीं पता तो प्लीज़ नीचे कमेंट पढ़ दीजिए, किसी ना किसी दूसरे बच्चे ने इसका एग्जाम्पल जरूर दिया होगा। उससे क्या आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी कि हाँ आपको इसका एग्जाम्पल शायद नहीं पता था। तो जिसको पता वो आंसर जरूर कीजिए कि भारत के अंदर कौन कौन से तो प्राइवेट चीज़ें, कौन कौन सी तो प्राइवेट के अंडर आती हैं, और कौन सी चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो प्लीज़ कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था का संगठन। तो फ्रेंड्स ये होता है ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी की, जो हमारी इकोनॉमी उसकी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे कैसे बनती हैं। लेकिन कुछ लोग इसको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के साथ मर्ज कर देते हैं, वो सोचते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी यही होती है। तो फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था के प्रकार ये अलग चीज़ होती है, इसको इस क्वेश्चन के साथ मत जोड़िए। मेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा अर्थव्यवस्था का संगठन किस तरह से किया जाता है, या अर्थव्यवस्था के कितने तरह के संगठन होते हैं। तो मैं आपको इसको अच्छे से करवाऊंगा। तो ये जो हमारा लेक्चर ये यहीं तक था। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर की जाएंगी, और इसके साथ आपको पूरा जो मेंस का एक क्वेश्चन है वो दिया जाएगा कि हम मेंस के अंदर आप इसको किस तरह से लिखेंगे, और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या जानना है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सेकंड वीडियो के अंदर आएगा। तो कल सेम टाइम पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जिस टाइम पर ये वीडियो अपलोड की गई है। आप वीडियो में देख सकते हैं टाइमिंग क्या है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी हो। कुछ चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, लेट मी नो। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप मेरा सच्चे दिल से थैंक यू करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको अपने फ्रेंड के साथ अपने किसी ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि किसी दूसरे बच्चे का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 2-3 लाख रुपए मांगते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।